हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे आपके इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। यूपीपीसीएल जेई जो आपका 7 सितंबर 2021 को हुआ था, उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कि LOV का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये LOB है और इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस एक जनरल टर्म होता है जो कि रेफर करता है प्रोडक्ट को या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के सेट को। ठीक है, जो कि सर्व करता है एक पार्टिकुलर कस्टमर को उसके बिजनेस नीड के अनुसार या फिर कस्टमर के ट्रांजैक्शन पे। जैसे कि कुछ इंडस्ट्री सेक्टर्स जो होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस। ठीक है, लाइन ऑफ बिजनेस आल्सो हैज अ रेगुलेटरी एंड अकाउंटिंग डेफिनेशन टू मीट अ स्टैट्यूटरी set of insurance policies. It may or may not be strategically relevant business unit. तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर है लाइन ऑफ बिजनेस और इसके डेफिनेशंस उसके आंसर के साथ ही लिखिए जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसका आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी डबल जंक्शन टेलीग्राम ग्रुप से। अगला क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इज रिलेटेड टू। आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा ब्लरेंस है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताते जाता हूँ ये एसेट्स है जो कि लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर लिखा गया है। ठीक है, ये है किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। आप जब भी देखते होंगे आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी, ये सब बैलेंस शीट या बैलेंस चार्ट जो बनता है इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुई है कि द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट, यानी कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, ठीक है, अकाउंट में यूज होने वाली, उसी को बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स लायबिलिटीज और ऑनर की इक्विटी पे। ठीक है, जैसे कि ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस। इट इज फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉर ईच ट्रांजेक्शन, टोटल डेबिट्स इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स। इट कैन बी एक्सप्रेस एज, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूज ईडीपी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए यह है आपका फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेनर। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी जनरेशन है, विच जनरेशन ऑफ एंटरप्रेनर जो कि यूज कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को। देखिए ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है विच हेल्प्स इन डेवलपिंग द एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज। ठीक है, द skills that are required to run a business successfully is developed among the people through this program। मतलब फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुली रन करा सकें। ठीक है, अगला है आ माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज where investment in plant and machinery does not exceed according to MSMED Act 2006। देखिए MSMED एक्ट 2006 के अनुसार एक माइक्रो एंटरप्राइज है, ठीक है, जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी जिस का जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, 25 लाख रुपए। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है कि a small enterprise is an enterprise where investment in plant and machinery does not exceed। ठीक है, देखिए वहां पे जो क्वेश्चन पूछा था वो आपसे पूछा था किसके बारे में, माइक्रो एंटरप्राइज के बारे में। ठीक है, जिसमें प्लांट और मशीनरी पे कितना आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे
माइक्रो की जगह स्मॉल एंटरप्राइजेस है, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसका जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट है, वो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मॉडल एंटरप्रेनर्स आर नॉट वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस, विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो कंसिडर नहीं किया जाता है मॉडल एंटरप्रेनर्स के केस में। तो फॉलोइंग फैक्टर्स कंसिडर्ड एज मॉडल एंटरप्रेनर्स कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं रिस्क टॉलरेंस, इनोवेशन और विजनरी। रिस्क टॉलरेंस के अंदर क्या आता है? द लेवल ऑफ कंफर्ट वन हैज विथ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि एंटरप्रेनर है तो उसको रिस्क तो लेने पड़ेंगे बिजनेस को रन कराने के लिए। दूसरा इनोवेशन, यानी कि ऐसी एबिलिटी, मतलब ऐसी एबिलिटी उसमें डेवलप कर देना कि वो अपने नोबल आइडियाज को फॉर्मुलेट और शेप कर सके। तीसरा विजन, उसका क्या विजन है? द एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज एन आइडिया टू डेवलप प्लान्स और एक डायरेक्शन को सेट करना। तो देखिए रिस्क टॉलरेंस है, विजनरी है, इनोवेशन है। कौन सा आंसर इससे नहीं है? तो बिजनेस अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नोन एज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? पहला डेवलपमेंट बैंक आपसे पूछा गया है, वो है आपका IFCI, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आपसे पूछा भी जा सकता है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1948 में, ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है आगे। तो जो आपके नीचे जो आंसर्स लिखे हुए हैं इनको भी आप पढ़ते चलिए, जिससे आपको आगे के यूपीपीसीएल जेई में हेल्प मिल सके। The main objective of IFCI is to render financial assistance to large-scale industries, particularly at a time when the ordinary banks are not forthcoming to assist these concern। मतलब एक कंसर्न होगा किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट का, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स का कंसर्न को अगर कोई ऑर्डिनरी बैंक आगे नहीं आ रही है उसकी मदद करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी हेल्प करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए आगे बढ़कर आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर प्रमोशन फंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि आप जानते हैं इसको कहते हैं MSME सेक्टर, ठीक है। देखिए वो होती है आपकी सिडबी। सिडबी आपने बहुत बार सुना होगा, सिडबी का एग्जाम भी लिया जाता है, ठीक है। सिडबी के पेपर होते हैं जिसमें लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। जो भी इनमें दिए हैं सेबी, SBI, NABARD, इन सबकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। सिडबी है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन April 2, 1990, whose main task was to promote financial and development of micro, small and medium enterprises, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नैबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो नैबार्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which standard are embedded in a quality management system within an organization, ठीक है। तो देखिए ISO यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 जो है, ठीक है, वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब एम्बेडेड होती है। जैसे कि ISO 9000 फैमिली जो है ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सेट है स्टैंडर्ड का जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि इंश्योर दैट दे मीट कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर नीड्स विद इन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। ये ISO 9000 का क्या है, वर्क है। क्वेश्चन आपको भले ही ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना इसमें, क्योंकि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो ब्लर्ड हैं,
ठीक है। लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके आसानी से, ठीक है। कुछ कुछ आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, कुछ फोटोज अच्छे हैं। तो क्वेश्चन है अगला कि विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो देखिए, लास्ट स्टेज जो होती है प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस की, वो होती है आपकी कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। द 7 स्टेजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड। देखिए, 7 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस की। पहला होता है आपका आइडिया का जनरेशन, फिर आइडिया का स्क्रीनिंग, फिर आइडिया की टेस्टिंग, फिर बिजनेस का एनालिटिक्स, प्रोडक्ट का क्रिएशन, फिर टेस्ट मार्केटिंग, फिर कमर्शियलाइजेशन। तो इस सातों के सातों पॉइंट है, आपसे आगे के पेपर में पूछे जा सकते हैं कि पहला क्या है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठवा क्या है, ठीक है। 11th नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इनमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो वो है आपका ट्रेडिंग एक्टिविटीज। बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसके अंडर आती है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि समराइज करता है द अमाउंट ऑफ कैश एंड अ कैश इक्विवेलेंट एंटरिंग एंड लीविंग अ कंपनी। यानी कि कंपनी में कितना आ रहा है पैसा और कितना जा रहा है पैसा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तय करता है, ठीक है। द मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, तो वो है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो देखिए, आप समझ जाएंगे, सबसे पहले आप किसी भी चीज का एवेल्यूएशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एवेल्यूएशन और एनालिसिस, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर इंस्पेक्शन, फिर उसकी टेस्टिंग, फिर उसकी आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे। यह है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। पहला है आपका एनालिसिस एवेल्यूएशन, फिर मार्केटिंग, फिर डिज़ाइन, फिर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द शेड्यूल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है। तो देखिए, वेदर कंडीशन आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि रॉन्ग है, ठीक है। कंज्यूमर प्रॉफिटेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ फैक्टर्स हैं जो कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में आपके कुछ फैक्टर जो कि हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कितना वो स्पेंड कर रहा है पैसा उस पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उस स्टार्टअप पे, उसका डिमांड, कैपिटल, फाइनेंस। तो बेटर कंडीशन उस न्यू बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज ओपन एग्रेशन सीन, ठीक है। तो देखिए, आंसर है उसका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेज when the two parties engage in behavior which evoke responses from each other. The most obvious of these responses are open aggressions, apathy, sabotage, withdrawal, and perfect obedience to rules. तो जब भी दो पार्टीज एंगेज्ड होंगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वो आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। और साथ ही साथ मैनिफेस्ट स्टेज जो होती है वो कई बार कई सारे शेप्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ईमेल, फोन कॉल्स, फोन मैसेजेस, फेस टू फेस मीटिंग, या फिर अदर सिचुएशन जो कि दो पार्टी इन बिहेवियर के एंगेज करती है। तो आंसर होगा आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। In production planning and control system, dash means estimation of type, quantity and quality of future work। तो इसका आंसर है फोरकास्टिंग, ठीक है। देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम में फोरकास्टिंग का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ टाइप, क्वांटिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फ्यूचर वर्क।
Forecasting refers practice of predicting what will happen in the future by taking into consideration events in the past and present. Forecasting एक प्रेडिक्ट करता है चीज़ों को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कंसिडरेशन उन्हें लेने चाहिए जो इवेंट्स हो सकते हैं या फिर जो घटे हुए हैं, यानी कि पहले के इवेंट्स और आगे के इवेंट्स को देख के वो प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली यह एक डिसीजन मेकिंग है टूल है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है, बिजनेस के स्कोप को हेल्प करता है विथ द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड ट्रेंड्स। अनसर्टेनिटी ना हो इसीलिए एग्जामाइन करता है हिस्टोरिकल डेटा और रिकॉर्ड्स और उसके ट्रेंड को। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसमिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू द लोएस्ट ग्रेड एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड। तो देखिए उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपके पूरे मैनेजमेंट का एक चार्ट बना हुआ है और एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डिफाइंड एक ऐसा प्रकार का कम्युनिकेशन होता है इन विच फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन in an organization comes from the top management to those at the lower level in the organization or establishment. Question number 17 says which of the following function is not under the scope of marketing management? तो वो है आपकी क्वालिटी कंट्रोल। पैकेजिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर है, सेल्स प्रमोशन है और एडवर्टाइजिंग भी है। क्वालिटी कंट्रोल उसके अंडर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो जॉब टाइटल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जॉब टाइटल्स को शो करता है और उसके रिलेशनशिप को बताता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक ऐसा डायग्राम दैट विजुअली कन्वे अ कंपनी internal structure by detailing the roles, responsibilities, and relationship between individual alternative referred as org chart or organization chart. Next question है in an organization which of the following position is on the top? तो देखिए अभी हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट जो बनती है तो सबसे पहले जो टॉप पे पोजीशन आता है वो होता है एमडी। एमडी सीयू आप सब जानते होंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का पद ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर encourage small scale entrepreneurship and has minimum hurdles to market entry? तो वो है आपका सर्विसेज। ठीक है, सर्विस सेक्टर में कोई मूवेबल और लार्ज इक्विपमेंट नहीं होते हैं, ना तो ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हम छोटे से लेवल पे उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं एक रूम के अंदर। ठीक है, कुछ लिमिटेड पीपल के साथ। अगला क्वेश्चन है अ क्लास ऑफ ओनरशिप दैट हैज अ हायर क्लेम ऑन एसेट्स एंड अर्निंग दैट कॉमन स्टॉक होल्डर्स इज नोन एज। उसको कहा जाता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर ऐसी टाइप की ओनरशिप है जिसमें कंपनी रिसीव करती है ग्रेटर डिमांड को। ठीक है, उसके प्रॉफिट्स, उसके एसेट्स दैट जी उससे रिलेटेड होते हैं कॉमन स्टॉक से। तो आंसर इसका क्या होगा, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं कि व्हाट इज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। Which channel is preferred for providing goods or services to the market place? तो वो है आपका मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स जो कि आपके शो होते हैं वो आपके प्रेफरेंस करते हैं
कि जो गुड्स और सर्विसेज होती है वो मार्केट प्लेस पे कैसे उनको उनके प्रोडक्ट्स को शो किया जाए। ठीक है, तो यह थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके 7 सितंबर 2021 के पेपर में पूछे गए थे। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं लेकिन वो पूछे नहीं गए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जो आगे के पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे IMED से रिलेटेड। तो अब हम अगले वीडियो में IMRE के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपसे पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो यह था वो PDF, ठीक है, जहाँ से मैंने क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। इसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से शो हो रहा हो, थोड़ा ब्लर ना हो रहा हो। ठीक है, जो भी इनकी थ्योरी नीचे लिखी हुई है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन ईयर, उन उनसे रिलेटेड कंपनी के नेम, फुल फॉर्म्स, ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइप, एक्टिविटीज, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये बेहद इम्पोर्टेंट PDF रहेगा आपके लिए, जो भी मैं आगे के वीडियोस में और देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन थे आपके 21। और भी PDF में क्वेश्चन हैं जो लेकिन अभी पूछे नहीं गए हैं, जैसे कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ISO क्या होता है, IFCI हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे के कुछ वीडियोस में। ठीक है।